हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 9 हाइड्रोजन के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक के सारे सवालों के जवाब देखे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर क्वेश्चन नंबर 36 तक सारे सवालों के जवाब देखेंगे। तो चलो लेट्स रॉक। तो देखते हैं इस वीडियो का पहला सवाल, राइट केमिकल रिएक्शंस टू शो द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। तो हमें वाटर के एम्फोटेरिक नेचर को बताना है, तो मतलब एक एसिड के जैसा वो बिहेव कर रहा है ऐसा रिएक्शन लिखना होगा, और एक वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है ऐसा रिएक्शन लिखना होगा। तो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है ये बताने के लिए हम लोगों ने ये रिएक्शन लिखा H2O + NH3 = NH4+ + OH-। अब इसमें ये एसिड की तरह कैसे बिहेव कर रहा है, देखो ये अमोनिया को H+ आयंस डोनेट कर रहा है, इसीलिए अमोनिया NH4+ हो रहा है, और ये H+ आयंस डोनेट करके खुद OH- हो रहा है। अब H+ आयंस डोनेट कर रहा है इसीलिए एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, हमें पता है। अब दूसरा रिएक्शन देखते हैं, H2O + H2S गिव्स H3O+ + HS-। अब इसमें वाटर बेस की तरह बिहेव कर रहा है, कैसे, ये H2S से H+ आयंस ले रहा है और H3O+ बन रहा है, और ये H+ आयंस दे के HS- बन रहा है। अब क्योंकि ये H+ आयंस ले रहा है तो हमें पता है ऐसे कंपाउंड जो H+ आयंस लेते वो बेसिक होते, तो बता दिया वाटर बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो बढ़ते हैं इस वीडियो के सवाल पर, राइट केमिकल रिएक्शंस टू जस्टिफाई दैट हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन फंक्शन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रेड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो ये सबसे पहला रिएक्शन देखते हैं जिससे हम ये बताएंगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो देखो इसमें PbS को H2O2 जो है ऑक्सीडाइज करता है PbSO4 में और खुद रेड्यूस होता है वाटर में, तो इसीलिए इसमें ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर रहा है। और ये रिएक्शन देखो जिसमें HOCl H2O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो H2O2 जो है ये HOCl को रिड्यूस कर रहा है, ओके, HCl में खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, वाटर में खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है ऑक्सीजन में, और जो बचेगा क्या, तो ये ऑक्सीजन निकल गया, ये HCl आ गया, तो ये H2 और ये O बचेगा, तो ये वाटर बनेगा। तो इसको ये रिड्यूस कर रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन में ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज मीन्ड बाय डीमिनरलाइज्ड वाटर एंड हाउ कैन इट बी ऑब्टेन्ड। तो डीमिनरलाइज्ड नाम से पता चल रहा है उस वाटर में कोई भी सोल्यूबल मिनरल सॉल्ट्स नहीं होंगे, तो इसका मतलब उसमें कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं होंगे, इसलिए इसको डी आयोनाइज्ड वाटर भी बोला जाता है। अब ऐसे वाटर को डी आयोनाइज करने के लिए हमें उसको कटायन एक्सचेंज प्रोसेस से भेजना पड़ता है और अनायन एक्सचेंज प्रोसेस करना पड़ता है उसके ऊपर, जो हमने अच्छे से देखा है कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में कैसे हम कटायन एक्सचेंज से और अनायन एक्सचेंज प्रोसेस से हमें सॉफ्ट वाटर मिल सकता है हार्ड वाटर से। तो हम इससे बस ग्लिम्स पे जाएंगे, थोड़ा सा ग्लिम्स देखेंगे इसमें से, बस वाटर को हम लोग सिंथेटिक कटायन एक्सचेंज रेजिन से पास करते ताकि वाटर में जो भी कटायंस है वो H+ आयंस के साथ जो सिंथेटिक कटायन रेजिन में होते हैं उसके साथ रिप्लेस होके निकल जाए। अब आगे इसी वाटर को हम लोग सिंथेटिक अनायन एक्सचेंज रेजिन से भेजते, जिसके वजह से वाटर में जो भी अनायंस होंगे वो रिप्लेस होंगे सिंथेटिक अनायन एक्सचेंज रेजिन के OH- के साथ। अब हमें पता है कि कटायन एक्सचेंज में H+ आयंस रिलीज होने की वजह से वाटर एसिडिक हो रहा था। अब वही एसिडिक वाटर को क्या होता है, अनायन एक्सचेंज प्रोसेस से जो OH- आयंस रिलीज होते वो उस H+ को न्यूट्रलाइज कर देते, तो इसके वजह से अभी जो भी वाटर होगा उसमें कोई आयंस नहीं प्रेजेंट होंगे, वो डी आयोनाइज्ड वाटर होगा या फिर डीमिनरलाइज्ड वाटर होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, इज डीमिनरलाइज्ड और डिस्टिल्ड वाटर यूजफुल फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, इफ नॉट हाउ कैन इट बी मेड यूजफुल। तो डीमिनरलाइज्ड या फिर डिस्टिल्ड वाटर बिल्कुल हम यूज नहीं कर सकते पीने के लिए, क्योंकि इसमें ना जो एसेंशियल मिनरल्स है वो भी नहीं होते, तो इसे पीने लायक बनाने के लिए बस क्या करें, उसमें जो एसेंशियल मिनरल्स है वो प्रॉपर अमाउंट में हम लोग को ऐड करना चाहिए। चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, डिस्क्राइब द यूजफुलनेस ऑफ वाटर इन बायोस्फीयर एंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स। तो पानी कितना यूजफुल है हमें तो पता ही है, हमारे खुद की बॉडी 65% वाटर से बनी हुई होती है, और सोचो कोई कोई प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी तो तकरीबन 95% पानी से बनी होती है।
इतना अच्छा सॉल्वेंट भी है वाटर कि हम इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह यूज करते, और प्लांट्स और एनिमल्स में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए जो भी आयंस और मॉलिक्यूल्स रहते, ये वाटर ही तो ट्रांसपोर्ट करता ही नहीं। आगे देखेंगे तो जो क्लाइमेट में मॉडरेशन हो रहा है, जो हमारे बॉडी टेम्परेचर में मॉडरेशन हो रहा है, वो वाटर के हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन और हाई हीट कैपेसिटी की वजह से हो रहा है। और इसी का एनोमलस बिहेवियर इतना चमत्कार कर रहा है नेचर में कि विंटर में हमें पता है कि एक्वाटिक लाइफ सरवाइव कर पाती, बस इसी की वजह से, क्योंकि आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है, तो आइस वाटर के ऊपर फ्लोट होता है लेक्स में। तो ये आइस थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करता है नीचे के पानी को, ताकि नीचे का पानी फ्रीज ना हो, और जो भी पानी फ्रीज हो रहा है वो आइस के फॉर्म में ऊपर फ्लोट हो। तो बस इसी के वजह से एक्वाटिक लाइफ भी बच जाती है। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर मेक इट यूजफुल एज अ सॉल्वेंट? व्हाट टाइप्स ऑफ कंपाउंड कैन इट 1 डिसॉल्व, 2 हाइड्रोलाइज? अब यूजफुल सॉल्वेंट वाटर इसीलिए है क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट बहुत ज्यादा हाई है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बहुत ज्यादा हाई है। ओके, फिर इसको हम किसको डिसॉल्व करने के लिए यूज कर सकते? आयोनिक कंपाउंड्स को और कोवेलेंट कंपाउंड्स को भी। अब आयोनिक कंपाउंड्स को ये डिसॉल्व करता है उसके पोलर नेचर की वजह से, और कोवेलेंट कंपाउंड्स को कैसे डिसॉल्व करता है ये? कुछ कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स को ये इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डिसॉल्व करता है, जैसे कि अल्कोहल्स, कार्बोहाइड्रेट्स। और ये हाइड्रोलाइज किन्हें करता है? कुछ आयोनिक और कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स को। जैसे कि इस एग्जांपल में देखते हैं कि ये P4O10 ये जो कोवेलेंट कंपाउंड है, इसको ये हाइड्रोलाइज करके H3PO4 बना रहा है, फॉस्फोरिक एसिड। और ये आयोनिक कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हाइड्रोलाइज करके ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, knowing the properties of H2O and D2O, do you think that D2O can be used for drinking purposes? तो बिल्कुल नहीं भैया, क्योंकि D2O जो होता है वो अगर हमने पी लिया तो हमारे अंदर जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनका रेट्स बहुत स्लो डाउन हो जाएगा, तो ये बहुत हार्मफुल है हमारे लिए। चलो तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स हाइड्रोलाइसिस एंड हाइड्रेशन? तो नाम से पता चलेगा हमें। पहले देखते हैं हाइड्रोलाइसिस, तो हाइड्रोलाइसिस, ओके, वाटर लाइसिस कर रहा है, ओके, किसका? कंपाउंड्स का। तो बहुत ज़्यादा हम लोग एक्सटेंसिवली हाइड्रोलाइसिस का इस्तेमाल करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी अभी देख रहे हैं हम लोग ये, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम लोग बहुत कंपाउंड्स को हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन से पास ऑन करते हैं, मतलब उनका हाइड्रोलाइसिस करते हैं हम, ओके। तो सिंपल सी बात है, वाटर यहाँ पर इस कंपाउंड का ब्रेक डाउन कर रहे हैं, SiCl4 का, किस में? सिलिका में और HCl में। वैसे ही कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी वाटर ब्रेक डाउन कर देता है, ओके। अब आते हैं हाइड्रेशन पर। तो हाइड्रेशन मतलब यहाँ पर हाइड्रोलिसिस में वाटर ब्रेक डाउन कर रहा था, हाइड्रेशन में वाटर बस ऐड होगा, ओके, ऐड होगा मॉलिक्यूल्स में, और ऐड होके वो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बना सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स बना सकता है। तो जैसे कि इस केस में देखो, वाटर ऐड हो रहा है AlCl3 में और कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ओके, AlH2O6 3+। तो अब इसके बारे में क्लास 12 में पढ़ोगे, चैप्टर 9 में एकदम अच्छे से, कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं वगैरह। और ये हाइड्रेटेड सॉल्ट्स भी बनाता है, मैंने बताया था। तो जैसे आप अगले चैप्टर में ही पढ़ोगे कि लिथियम क्लोराइड जो है ये सॉल्ट, ये हाइड्रेट होता है, ओके, वाटर ऐड होता है इसमें, और ये लिथियम क्लोराइड LiCl.2H2O ऐसे क्रिस्टलाइज होता है, तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाता है, ओके, ऐसे। अब आपने थर्मोडायनामिक्स में भी पढ़ा होगा कि हाइड्रेशन मतलब जैसे कि सॉल्वेशन का ही एक टाइप है। सॉल्वेशन मतलब हमें पता है कि सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, राइट, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते सॉल्वेशन। तो जब अगर सॉल्वेंट हमारा वाटर हो तो हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? हाइड्रेशन। तो बस, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, हाउ कैन सेलाइन हाइड्राइड्स रिमूव ट्रेसेस ऑफ वाटर फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? तो सेलाइन हाइड्राइड्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी ट्रेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसके साथ रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं और डाइहाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो इस प्रकार से ये वाटर को निकाल देते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द नेचर ऑफ हाइड्राइड्स इज इफ फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक नंबर्स 15, 19, 23 एंड 44 विद डाइहाइड्रोजन, कंपेयर देयर बिहेवियर टुवर्ड्स वाटर? तो सबसे पहले देखते हैं कि एटॉमिक नंबर 15 वाला एलिमेंट क्या करेगा। 15 वाला एलिमेंट होता है फॉस्फोरस, ये हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड बनाएगा PH3 फॉस्फाइन। अब क्योंकि ये 15 वाला एलिमेंट जो है वो P ब्लॉक से बिलोंग करता है, फॉस्फोरस P ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसीलिए ऐसे एलिमेंट्स हमें पता है कि कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं, इसलिए PH3 है वो कोवेलेंट हाइड्राइड है, ओके। फिर आते हैं
एटॉमिक नंबर 19 वाले एलिमेंट पे, वो होता है पोटेशियम। ये बनाता है पोटेशियम हाइड्राइड। ये एस ब्लॉक वाला एलिमेंट है, इसलिए पोटेशियम हाइड्राइड आयोनिक हाइड्राइड है। फिर एलिमेंट नंबर 23 वेनाडियम, ये VH0.56 ऐसा हाइड्राइड बनाएगा। हमें पता है ये इंटरस्टिशियल हाइड्राइड है, मेटालिक हाइड्राइड है, और ये डी ब्लॉक को भी बिलोंग करता है। तो बस हो गया, इसी पे तो हम तो पता चलता है कि डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स मोस्टली मेटालिक हाइड्राइड्स, या फिर इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से भी हमें पता चल जाएगा कि ये मेटालिक हाइड्राइड या फिर इंटरस्टिशियल हाइड्राइड है। अब एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 44 है वो है रुथेनियम। ये बिलोंग करता है 8th ग्रुप से, और हमें सबको पता है कि 7, 8 और 9 ग्रुप वाले एलिमेंट्स बिल्कुल हाइड्राइड्स नहीं बनाते, तो ये गलती से भी हाइड्राइड बनाएगा नहीं। अब देखते हैं इनका बिहेवियर टुवर्ड्स वाटर। तो बाकी के हाइड्राइड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते सिवाय KH के। KH वाटर के साथ रिएक्ट करके हमें KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और डाइहाइड्रोजन गैस देता है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। डू यू एक्सपेक्ट डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन सॉल्यूशन व्हेन एल्यूमिनियम 3 क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड ट्रीटेड सेपरेटली विथ फर्स्ट नॉर्मल वाटर, सेकेंड एसिडिफाइड वाटर, थर्ड अल्कलाइन वाटर? राइट इक्वेशंस वेरेवर नेसेसरी। तो हम लोग पहले AlCl3 का केस देखेंगे। नॉर्मल वाटर में AlCl3 हाइड्रोलाइज होता है, क्योंकि ऐसा इसीलिए क्योंकि AlCl3 सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड HCl का और वीक बेस AlOH थ्राइस का। और हमें अच्छे से पता है कि ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेसिस के सॉल्ट्स जो होते हैं वो हाइड्रोलाइज होते हैं। ओके, अब हाइड्रोलिसिस कैसे होता है? कुछ ऐसे इसका रिएक्शन है। AlCl3 + 3H2O गिव्स AlOH थ्राइस + 3H+ + 3Cl-। तो AlOH थ्राइस में हाइड्रोलाइज करते हैं और H+ और Cl- आयंस रिलीज कर देते हैं। अब एसिडिफाइड वाटर में क्या होगा? इसी रिएक्शन को हम ऐसे कुछ लिख देते, तो ये वाटर तो वैसे ही रहेगा, बस उसको एसिडिफाई कर रहे हैं हम लोग। तो एसिडिफाई कर रहे हैं मतलब इसमें हम लोग H+ आयंस डाल रहे हैं। अब होगा क्या? ये जो H+ आयंस है ये AlOH थ्राइस को तोड़ते हैं। ओके, ऐसे तो वाटर में AlOH थ्राइस एग्जिस्ट कर रहा है, अब हम लोग H+ आयंस डाल रहे हैं तो ये इसके साथ रिएक्ट करके Al3+ बना रहे और वाटर बना रहे हैं। ओके, इसको तोड़ के। अब इसको तोड़ने के बाद ये जो ऐसे बचे रहेंगे, तो ये 3H+ + 3Cl- होगा। तो अब इसे बैलेंस मत करना, बस अब इसे ध्यान से देखना। AlCl3 एसिडिक वाटर में कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? Al3+ में और 3Cl- में। तो इसीलिए यहां पे है AlCl3 एसिडिफाइड वाटर में Al+3 और 3Cl- में एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखते हैं एल्कलाइन वाटर में AlCl3 का क्या होता है। तो हमें तो पता है कि नॉर्मली वाटर में AlCl3 हाइड्रोलाइज हो रहा है AlOH थ्राइस और 3H+ और 3Cl- में। अब एल्कलाइन वाटर मतलब क्या? इसी में हम लोग को OH- आयंस को डालना पड़ेगा, तो वाटर एल्कलाइन हो जाएगा। तो कुछ ऐसा हो जाएगा ये रिएक्शन, AlCl3 + 3H2O + OH-। अब ये OH- के डालने की वजह से ये AlOH थ्राइस जो है ना, ये कन्वर्ट होगा AlOH4- में। ओके, बाकी का सब कुछ ऐसे ही लिख दो, 3H+ + 3Cl-। अब बाकी का सब कुछ छोड़ दो, बैलेंस करना, बस इतना हमें समझना है कि AlCl3 बेसिक सॉल्यूशन में, अल्कलाइन सॉल्यूशन में Al और Cl के मॉलिक्यूल्स कैसे, Al और Cl के स्पीशीज कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं? AlOH4- और 3Cl- में। तो यही लिखा है, AlCl3 बेसिक सॉल्यूशन में अल्कलाइन वाटर में AlOH4- और 3Cl- में एग्जिस्ट कर। तो देखते हैं KCl के केस में। अब नॉर्मल वाटर में KCl पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाता है K+ और Cl- आयंस में। अब ऐसा इसलिए क्योंकि KCl इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl एंड स्ट्रॉन्ग बेस KOH। तो हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट्स पूरे डिसोसिएट होते हैं। अब एसिडिफाइड और अल्कलाइन वाटर में ये कुछ रिएक्शन नहीं शो करते, मतलब नेट रिएक्शन इनका कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम लोग इसी में इसको एसिडिफाई करने जाएंगे तो H+ डाल देंगे, तो क्या होगा? H+ Cl- के साथ रिएक्ट करके HCl बनाएंगा, पर फिर से HCl जो है वो वाटर है ना, ये एक्वियस सॉल्यूशन है इसका, तो इसमें फिर से HCl डिसोसिएट होगा और H+ और Cl- आयंस में आ जाएगा। वैसे ही अगर हम लोग ने OH- आयंस डाला तो OH- आयंस K+ के साथ रिएक्ट करके KOH बनाएगा, पर फिर से वाटर में है इसलिए KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो वाटर में पूरा का पूरा डिसोसिएट होगा और K+ और OH- आयंस में एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो आयंस है ये ऐसे ही एक्वियस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करेंगे, तो इसीलिए ये नेट इनका रिएक्शन कुछ भी नहीं है।
चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, हाउ डज H2O2 बिहेव एज अ ब्लीचिंग एजेंट। तो H2O2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे? तो देखो, ये डिकम्पोज होने पर हमें नेसेंट ऑक्सीजन देता है, एकदम ताजा ताजा प्यारा प्यारा, और यही नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा कलर्ड सब्सटेंस के साथ और उसे कलरलेस बनाएगा। तो इसीलिए हम इसे ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। तो देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स। फर्स्ट, हाइड्रोजन इकोनॉमी। तो हाइड्रोजन इकोनॉमी को हम यूज कर सकते हैं डाइहाइड्रोजन को एफिशिएंटली यूज करने के लिए एज अ एनर्जी सोर्स। ओके, कैसे? तो इसका बेसिक प्रिंसिपल से हमको पता चलेगा कि बेसिक प्रिंसिपल इसका ये है कि हम डाइहाइड्रोजन को लिक्विड या फिर गैसियस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट या फिर स्टोर कर सकते हैं एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, और हाइड्रोजनेशन क्या होता है? डाइहाइड्रोजन को ऐड करना अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो जैसे हमने एग्जांपल देखा है कि अगर हम वेजिटेबल ऑयल्स का हाइड्रोजनेशन करें, उसमें डाइहाइड्रोजन ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो हमें एडिबल फैट्स मिलते हैं। सिन गैस, सिन गैस मतलब सिंथेसिस गैस, हमें पता है, इसे वाटर गैस भी कहते हैं, और ये होता है मिक्सचर कार्बन मोनोऑक्साइड का और डाइहाइड्रोजन का। अब ये इसे हमें सिंथेसिस गैस क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इससे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और मीथेनॉल को सिंथेसाइज करते हैं। अब आते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन पे। अब ये क्या होता है? ये ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हम कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हमें कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन से मिला है, जो हमने देखा है इस वीडियो में, तो उस रिएक्शन से जो कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है, इसको हम अगर स्टीम के साथ ट्रीट करेंगे, ओके, एट 673 केल्विन, और आयन क्रोमेट यूज करेंगे एज ए कैटलिस्ट, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और डाइहाइड्रोजन मिलता है। अब इसी रिएक्शन को वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन कहते हैं, और ये रिएक्शन हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें जो डाइहाइड्रोजन मिल रहा है कोल गैसिफिकेशन से, उसे हमको, उसके प्रोडक्शन को हमको इंक्रीज करना। अब आते हैं फ्यूल सेल पर। तो फ्यूल सेल होते हैं गैल्वेनिक सेल्स जो फ्यूल्स जैसे कि हाइड्रोजन, मीथेनॉल, मीथेन, इनके कंबशन पर जो एनर्जी रिलीज होती है, इनके केमिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो एग्जांपल होता है इसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, और भी बाकी बहुत फ्यूल सेल्स हैं। अब इस